लेकिन तो टीम भी बड़ी हो गई, डेप्यूटी भी काफी बन गए, तो टीम भी बड़ी हो गई, तो काम बहुत बढ़ चुका है। ऐसा नहीं कि अजीत जी के पास पूरा अकेला काम है, टीम को बहुत एक डायरेक्शन के तौर पर बांट दिया गया है पूरा काम। लेकिन संभालता तो एक व्यक्ति ही है, निश्चित रूप से लगातार। मैं अजीत जी के साथ मेरा संपर्क जो है वो 2008 में शुरू हुआ। मेरे ख्याल से पुराना संपर्क रहा है प्रोफेसर साहब का, जब वो एनएसए बनने से पहले से। एनएसए बनने से बहुत पहले से था, और वो उसकी देन जो है वो आपके ससुर जी ही थे, दीनानाथ मिश्र जी, जो इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन चलाते थे और एक पत्रिका शुरू की थी इटर्नल इंडिया। तो दीनानाथ जी का हम पर बहुत स्नेह था, और डोवल जी और मैं दोनों एडिटर थे, एडिटोरियल बोर्ड में थे, 3 एडिटर थे, उसमें मैं एक था। तो अक्सर मीटिंग में वहाँ पर आया करता था, अक्सर मिला करता था। दीनानाथ जी ने एक दिन हमसे उनके परिचय में कहा था, उनके चले जाने के बाद, इस आदमी से तेज मैंने अपने जीवन में शार्प व्यक्ति नहीं देखा है। और 2010 की एक घटना याद आती है कि मेरे एक प्रोग्राम कर रहा था अपने कॉलेज में, तब मैं पढ़ाता था, और एक इंटरनेशनल रिलेशन पर इमेजिनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल पावर, ये टाइटल था उस पेपर का, उस सेमिनार का। इंटरनेशनल सेमिनार था, अमेरिका वगैरह से भी लोग आए थे। तो मैंने अजीत जी को कीनोट एड्रेस के लिए कहा कि आप कीनोट एड्रेस दे दीजिए। बीच में बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिस दिन जाना था, आना था, उसके एक रात पहले उन्होंने हमें फोन किया, कहा कि संगीत ये बताओ कि हमको बोलना क्या है। अब आप देखिए, संगीत हम बोलेंगे क्या? मैंने कहा सर, आपको बोलने के लिए मैं बताऊं, ये तो ऐसे ही नहीं जैसे सूरज को दीपक दिखाने के लिए, आप जो बोलेंगे सब स्वीकार है, और खुल करके बोलिएगा। बाद में उस सेमिनार पर एक हमारी अमेरिका से पुस्तक भी छपी, और मैंने उस एक्नॉलेजमेंट में डोवल जी को लिखा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब डोवल जी ने भाषण दिया तो हमारे प्रिंसिपल सुनील सोंधी होते थे, कहते, उन्होंने कहा कि यार आदमी ये तो इस रोंगटे खड़ा कर देता है, और यदि लड़ाई नहीं भी करने की जिसकी इच्छा हो वो भी बंदूक निकाल लेगा देश के लिए। ये अजीत डोभाल का सारांश है। तो जब वो फिर विवेकानंद के एज ए डायरेक्टर गए, और दीनानाथ जी ने उनकी बहुत मदद की थी। जब वो रिटायर कर गए थे तो उनको स्टेनो की ज़रूरत थी, तो दीनानाथ जी ने अपने फाउंडेशन के खर्चे से स्टेनो वगैरह भेजा। बहुत सारी कहानियाँ। अडवाणी जी के भी बहुत लोगों में से रहे। अडवाणी नहीं, मैं तो अक्सर उस टीम में हिस्सा था जिसमें अडवाणी जी के यहाँ मीटिंग होती थी, तो उसमें मैं भी होता था, डोभाल जी भी होते थे, और बड़े बड़े पत्रकार होते थे। और 2009 के चुनाव का जो मैंने क्या स्ट्रेटजी होगी, उन सब के हिस्सेदारी भी। मतलब अभी सरकार के पास एक ऐसा व्यक्ति है, एक फोकस्ड व्यक्ति, और उस आदमी के लिए कह सकते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री, कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है जो क्लोज में काम किया है, उनके बहुत क्लोज, उनका कहना है कि वो आदमी देश के अलावा बाकी चीजों पर सोचता ही नहीं है, देश ही उसकी चिंता का हर समय मुद्दा होता है। अजित डोभाल के रग रग में, जैसे वो रामधारी सिंह दिनकर का ओज जो है, वही इस उम्र में भी, अभी भी आप उनसे बात करेंगे तो वही ओजस्वी भाषण, वही ओज फूटता है। इससे बेहतर मुझे कहा, मैं जानता हूं इस बात का कि जब नियुक्ति हुई थी तो संभवतः प्रधानमंत्री ने उसी दिन उनको कहा था 2.5 फ्रंट वार की तैयारी करो। ये मुझे किसी ने बताया था कि 2.5 फ्रंट वार की तैयारी करो, यानी कि 2014 में 2.5 फ्रंट पे वार की तैयारी करने का निर्देश एनएसए को प्रधानमंत्री ने दे दिया था। आज अजीत डोभाल जी पे अच्छी लंबी यहाँ पर चर्चा हुई, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, किस्से, कहानियां जो हैं। कहानी कुर्सी की शो ही इसलिए है कि आपको वो बातें पता चले जो बाहर आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, वो कहानियां आपको इस शो में सुनने को मिलेगी। एक खबर आपको कुलगाम से दे देती हूँ। 5 अगस्त आने वाला है, ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया जब 2019 में जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 की जंजीरों से आजाद किया गया। ये तारीख रह रहकर आतंकियों के सीने पर चुभती है, इसलिए
आतंकी हर बार अपनी जो झल्लाहट है कोई ना कोई वारदात करके निकालने की कोशिश करते हैं और कुलगाम में केलम गांव में 2 प्रवासी मजदूरों की बेरहमी से हत्या इसी कड़ी का एक हिस्सा है। आतंकवादियों ने पहले दोनों का आधार कार्ड लिया, 2-4 मिनट तक दोनों ने बात की और फिर गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। आतंकियों की इसी इलाके में छिपे होने की खबर भी है। फिलहाल दोनों को ट्रेस करने के लिए छापेमारी चल रही है। इस आतंकी वारदात पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है, वो बयान आप सुने। बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। ये भी हम जैसे इंसान हैं, हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। हम जिस टीआरएफ की बात कर रहे हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जब से बाकी आतंकी संगठन समीर जी खत्म हुए हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, तब से ये फ्रंट आकर खड़ा हुआ है। क्योंकि अब हम अजीत डोभाल की बात कर रहे थे तो उसी के कड़ी में हम इसको भी जोड़ लेते हैं। एक बड़ा चैलेंज इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के पास ये है कि पूरी तरीके से कैसे खत्म किया जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था और उस समय जब ये कहा जा रहा था कि भाई आर्टिकल 370 हटा देंगे तो खून की नदियां बहेगी, इतनी गोलियां चलेंगी, एक गोली नहीं चली। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल, एनएसए, गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ जम्मू कश्मीर को जिस तरीके संभाला, उसके बाद जिस तरह से मुख्य धारा में लाने की कोशिश केंद्र सरकार ने की कि वहाँ पूरे पत्थरबाज जो थे वो पूरे खत्म किए गए, जो उनको पाकिस्तान से टेरर फंडिंग आती थी उसका बेनकाब किया गया, जो पाकिस्तान समर्थित लोग भारत सरकार के लिए परेशानियां खड़े करने का काम करते थे उन्हें जिस तरीके से खत्म किया गया। तो ये छोटी छोटी घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब चूंकि 5 अगस्त आ रही है और जो कहा जा रहा था कि भाई अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि अभी जो नहीं दिया जा रहा है बहुत अच्छा फैसला है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस बात को जानते हैं कि वहां अभी थोड़ा और समय चाहिए। उमर अब्दुल्ला को पूरा अधिकार देने की स्थिति नहीं है। पुलिस उनको दी नहीं जा सकती, सेना सेंटर के हाथ में, पुलिस भी अभी एलजी मनोज सिन्हा जी के हाथ में। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को लग रहा होगा कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि सब कुछ उमर अब्दुल्ला के हाथ में दिया जाए। और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, जिस तरीके से महबूबा का बयान आते रहे, तो जब तक वहाँ सेना रहेगी, जब तक वहाँ एलजी का शासन रहेगा, गृह मंत्रालय उनके हाथ में रहेगा, तब तक वहाँ स्थिति नॉर्मल रहेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का ये फैसला बेहतर है। और एक दो मजदूरों की जो हत्या हुई है बहुत मतलब घृणित है। सेना काम करेगी, वहां पर सेना है। उसमें अजीत डोभाल का भी बयान, जब तक धर्म पूछकर मारने वाली घटनाएं बंद नहीं होंगी, जब तक तुम जम्मू कश्मीर के नहीं हो, कश्मीर में कर क्या रहे हो, ये पूछकर जब तक मारने वाली घटनाएं खत्म नहीं होंगी,